इतना बड़ा टीचिंग करियर है आपका, उसमें कभी मैंने या और भी लोगों ने आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, आपका कोई स्कैंडल नहीं सुना? क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से गुनाह करता है, तो वो आपके सामने विजिबल नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हर टीचर पे ना एक टैग हो जाता है कि वो उस इदारे की तरफ झुका हुआ है। अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप, मैं 3 years से एक इंटेंस रिलेशनशिप के अंदर था, एंड आई डेफिनेटली वांट टू परस्यू दिस फर्दर एंड मेक इट हलाल एंड गेट मैरिड। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, दिस इज अवर पॉडकास्ट सीरीज। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो इस्लामियत के जितने अच्छे टीचर हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। तो दिस इज नन अनदर देन सर फाजिल मानिया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा पहला सवाल आपसे जो मैंने सोचा था कि मैं कभी आपसे पूछूंगा, सर आप माशाल्लाह से आपकी जितनी अच्छी टीचिंग है उतनी अच्छा आप इंसान हैं। मामलात में स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट से जब भी हमने आप पर फीडबैक दिया है, जो भी बच्चा आपसे पास आउट होकर वापस आता है वो सिर्फ एक बात कहता है, सर फाजिल मानिया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। सर ये बहुत अच्छे टीचर बनना तो बहुत आसान है, ये बहुत अच्छे इंसान कैसे, मतलब ये आप कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा दैट यू इनवाइटेड मी टू दिस पॉडकास्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम है अस्सत्तार। अस्सत्तार का मतलब होता है ऐबों पे पर्दा डालने वाला। तो ज़रूर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज एवरी सन ऑफ एडम इज़ अ सिनर बट द बेस्ट ऑफ सिनर्स आर दोज हू रिपेंट। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। तो हो सकता है मेरी कुछ गुनाह ऐसे हैं, क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से गुनाह करता है, तो वो आपके सामने विजिबल नहीं है। तो मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों का या मेरे बच्चों का गुमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी मुझे फरामोश होने से बचा लें। बिकॉज आई थिंक इन दिस डे एंड एज ऑफ 24/7 4G इंटरनेट एंड एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप एक्सेट्रा, अपने आप को गुनाह से बचाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर किसी लिहाज से मुझे ऐसा लगता है जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है सिंसेरिटी, जो हम अपने हदीस नंबर 1 पढ़ाते हैं और हदीस नंबर 20 भी इसी से इख्तिताम करते हैं कि एक बंदे का सिंसेर होना लाजमी है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन से नहीं, मगर अपने खुदा से, अपने रसूल से, अपनी किताब से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने इन्वायरमेंट अराउंड से। तो अगर हमें इस बात का डर ना हो कि भाई जब तक हमें कैमरे की आंख या सिस्टम हमें वॉच कर रहा है तब तक ही हमने अपने आप को 100% डिलीजेंस देनी है, बट देयर इज़ अ ग्रेटर फोर्स एंड दैट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट इज सपोज टू बी देयर। तो चाहे आपके पास जितना पावर, जितना फेम आ जाए, दैट माइंडसेट के आखिरत के अंदर आपको जवाबदेही देनी है, वो कोशिश करता है कि आप अपने मामलात को सीधे रखें। क्योंकि अगर आपने अपने मामलात के अंदर कुछ बाईपास कर भी लिया, सिस्टम को बाईपास कर भी लिया, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू बी आंसरेबल ऑन द डे ऑफ जजमेंट। जज़ाकल्लाह। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे, सर इतना बड़ा टीचिंग करियर है आपका, उसमें कभी मैंने या और भी लोगों ने आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, आपका कोई स्कैंडल नहीं सुना? सर इसके पीछे क्या वजह, मतलब आप माशाल्लाह से कैसे अपने मामलात, कैसे अपनी चीज़ें लेके चलते हैं? ये यंग जनरेशन, ये यंग टीचर्स, ये हम जैसे टीचर आपसे सीखना चाहते हैं, इसका जवाब। मैं बस आपको क्या बताऊं, बस अल्लाह ताला मेरे इंडिविजुअल मामलात भी और इबादत भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ले। क्योंकि आप और मैं इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप सुबह में 6-7 इदारों में पढ़ा रहे हैं, शाम में 5-6 इदारों में पढ़ा रहे हैं, तो जिस्मानी तौर पे इतनी कुव्वत नहीं रहती कि बंदा अपनी इबादत को बहुत ही खुशू और खुजू के साथ परफॉर्म कर सके। मगर पता नहीं, बस ये अल्लाह का करम है, आई डोंट नो, आई हैव रिसीव्ड दिस फीडबैक मेनी टाइम्स, मगर इसके लिए मैंने, मुझे लगता है, कोई एफर्ट नहीं करी। आई विल टेक दिस क्रेडिट ऑल टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने इतनी सॉफ्ट पर्सनालिटी किस तरह से दी है। वो पॉजिटिवली भी एक्ट करती है, नेगेटिवली भी एक्ट करती है, क्योंकि कभी कभार मेरा इमोशनल क्या कहना चाहिए, बर्नआउट फेज आने लगा है, या आई एम वेरी सेंसिटिव, मगर वो सेंसिटिविटी और एम्पैथी मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है विद रिगार्ड्स टू सॉफ्टनेस। मगर फिर मामलात में धोखे भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, यू नो। ये कल आगे आपसे यही सवाल करूंगा, तो वेदर टू ट्रस्ट पीपल, व्हेन टू ट्रस्ट पीपल, व्हेन नॉट टू ट्रस्ट पीपल, एंड ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जो मैं अब वक्त के साथ, क्योंकि तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा रहा होता है, तो तजुर्बे के तहत मैं सीख रहा हूँ कि कम व्हेन टू से नो टू समवन, व्हेन टू से यस टू समवन। स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ मैं सीख रहा हूँ। तो ये मैं अल्लाह ताला की तरफ से है, आई हैव नो कंट्रीब्यूशन। माशाल्लाह, ये सच अ ब्लेसिंग है आप पे। सर हम सब इतने इदारों में काम करते हैं, कभी एक इदारे में काम करो तो दूसरे इदारे की तरफ से प्रेशर आता है, कभी दूसरे इदारे पर काम करो पहले की तरफ से प्रेशर आता है।
लेकिन कहीं ना कहीं हर टीचर पे ना एक टैग हो जाता है कि वो उस इदारे की तरफ झुका हुआ है या पॉलिटिसाइज हुआ है। सर आप अपने आप को ये कैसे नॉन पॉलिटिसाइज करके रखते हैं? मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं टीचर्स माशाल्लाह डूइंग अ वेरी गुड जॉब और हर कोई अपनी डोमेन में अच्छा काम कर रहा है, मगर मेरी कोशिश होती है कि वो एक मैंने फेसबुक पे कवर फोटो लगाया था, किसका वो जुमला था मुझे याद नहीं है, कि ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज, मीडियम पीपल डिस्कस इवेंट्स एंड लो पीपल डिस्कस पीपल। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू डिस्कस एनी पीपल एट लार्ज। अगर बंदा बात करे तो कॉजेज पे बात करे, मामलात पे बात करे, एक दूसरे की मदद करने के हवाले से बात करे, मगर पर्टिकुलरली पीपल को डिस्कस करना किसी गैदरिंग के अंदर मैं कोशिश करता हूँ उससे हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करूँ। तो दैट इज हाउ आई सेव माय सेल्फ फ्रॉम दिस। और यंग टीचर्स जो ज्वाइन करते हैं, लेट्स सपोज मॉर्निंग में कुछ इंस्टीट्यूट, इवनिंग में कुछ इंस्टीट्यूट, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कैसे काम करें? आए, पढ़ाएं, चले जाएं, या उनको देखें होता है ना थोड़ी सी सोशल गैदरिंग होती है, बट सोशल गैदरिंग में अगर वो एक इंस्टीट्यूट का है तो दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे तो वो एक मसले होते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है मेरे करियर में मैंने इस तरह से ग्रोथ करने की कोशिश करी और अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि जब भी मैं किसी इदारे में काम करता और मुझे अगले इदारे में जाने का मौका मिलता तो मैं अपना सैलरी स्लिप या पास रिकॉर्ड जाके 20-30% इंक्रीमेंट की बात करता। तो उनके लिए भी कोई चीज़ मसला नहीं होता, मेरा पास रिकॉर्ड इस चीज़ को। और फिर अल्लाह ताला ने इन 10-12 सालों के अंदर मुझे इतने 15 इंस्टीट्यूशंस दे दिए, यानी इसका मतलब ये नहीं था कि मैं हॉप कर रहा था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती गई कि वो 30% इंक्रीमेंटल वैल्यू के नज़दीक अब जब मैं किसी इदारे के अंदर बैठता हूँ तो वही वाली बात है कि आप अपनी मेहनत करते रहोगे, अल्लाह ताला रास्ते खोलते जाएंगे, दरवाजे खोलते जाएंगे। अगर एक यंग जनरेशन का बंदा ये देख रहा है कि मैं एक दिन के अंदर चैंपियन बन जाऊं, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। ऑर्गेनिकली हर बंदे को अपनी ग्रोथ में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप एक आउटलायर को देखेंगे या 1000 में से किसी एक टीचर की ग्रोथ पे अपनी ग्रोथ को बेस करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। और दूसरा, अगर आपको रातों रात सक्सेस मिल जाएगी और आपने ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया होगा तो आप वो फीडबैक अपने स्टूडेंट्स में जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बंदा पहले 200 बच्चे पढ़ाएगा, उसको उस पर उबूर हासिल होगा, फिर वो अपनी टीम बनाएगा कि मैंने कैसे ग्रो करना है, मैंने कैसे उसको पास पेपर्स के फीडबैक में प्रॉपर्ली उसको जनरेट करना है। 200 से वो 400 पे जाएगा, 400 से वो 600 पे जाएगा, तो ही वो अपना बच्चों में फीडबैक स्ट्रॉन्ग रख सकेगा। फीडबैक से आई मीन उनकी रिजल्ट्स को सिक्योर कर सकेगा। और अगर रातों रात वो 20 से 2000 स्टूडेंट्स में चले जाएगा तो वो अपने रिजल्ट्स को मेंटेन नहीं कर सकेगा। सर टीचिंग करियर कब शुरू करा आपने और क्यों शुरू करा? मैंने असल में 2008 में जब पीएफ चैप्टर से A-levels किया तो उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने IBA के अंदर एडमिशन दिलवा दिया, तो मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन स्टार्ट किया। फिर जैसे ही मैं 4th ईयर के अंदर ग्रेजुएट होने वाला था तो वो लोग वो लगाते थे क्या जॉब फेयर्स और करियर फेयर्स वगैरह लगाते थे, जहाँ मेरे पास कंपनीज आती थी इंडक्ट करने के लिए। तो एक NGO थी जिसका नाम था टीच फॉर पाकिस्तान। तो उनका काम ये होता है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंडक्ट करके 40 ग्रेजुएट्स उन्होंने उस साल इंडक्ट किए और हर 2 ग्रेजुएट्स को एक गवर्नमेंट स्कूल में प्लेस किया ताकि वो उस सिस्टम के तहत काम करके पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचिंग कम्युनिटी एट लार्ज के साथ सिस्टम को उठाने की बात कर सकें कि वहाँ क्वालिटी टीचिंग को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। तो वहाँ जब मैं गया और क्योंकि मुझे बातों का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा भाई शाम में मैं मास्टर्स कर लूंगा कंप्यूटर साइंस में और सुबह में ये प्रॉपर जॉब कर लूंगा। तो मैं टीचिंग करता गया और मेरी ट्रेनिंग हुई तो उसमें मुझे इतना मजा आने लगा कि क्या टीच करते थे? मैं उस वक्त टीच कर रहा था मैथमेटिक्स टीच कर रहा था, वो भी उर्दू मीडियम की, क्योंकि मुझे एक उर्दू मीडियम स्कूल में प्लेस किया गया था। तो आई हैड टू रीलर्न ऑन द थिंग्स, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आधे आजम कहते हैं और फ्रैक्शन। अच्छा, आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता है? हाँ, वो कसूर, और हमने मैथ्स में इसको रीलर्न किया क्योंकि कांसेप्ट तो मौजूद था, लेकिन एक नई वोकैबुलरी में अपने आप को ढालना वाज एन एफर्ट। मगर वहाँ मैंने काम किया और मुझे एक बच्चे ने आके बोला था एक दिन ना कि मैं हमेशा सोचता था कि बड़ा आदमी बनने के लिए दाढ़ी कटवाना जरूरी होता है और इस वजह से, लेकिन आपको देखने के बाद मैं ये करने का इरादा नहीं रखता। तो मैंने बोला यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इस बंदे को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त मैं इस्लामियत नहीं पढ़ाता था, लेकिन इस बंदे ने सबकॉन्शियसली द वे अ पर्सन वॉक्स इनटू द क्लास, कंडक्ट्स हिमसेल्फ, इसने ये अपना इरादा बना लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द जेस्चर्स एंड द वे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। तो उससे मुझे इतना मजा आने लगा और मैं सोचने लगा क्या इस तरह का इम्पैक्ट हम जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज वो 2 साल का हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम था, फुल टाइम जॉब थी। ये कौन सा ईयर चल रहा है? ये 2012 टू 2014। माशाल्लाह। तो 2014 में फिर मैं सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर दोबारा चला गया कि अब मुझे टीचिंग करनी है, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड माय O-levels करियर। सिटी स्कूल से? सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर, बिल्कुल सही। सर आपने अभी कहा कि आप कंप्यूटर साइंस में BS आपने करा? जी जी जी। फ्रॉम
BS in computer sciences from IBA. I had a gold medal from there. और उसके बाद फिर गोल्ड मेडल किस एजुकेशन के अंदर या स्पोर्ट्स में भी तो है ना? जी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में हमारा एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता था, तो उसमें जो बेस्ट प्रोजेक्ट होता था उनको गोल्ड मेडल मिलता था। तो हमारा गोल्ड मेडल हमें उस सेंस में मिला था हमारे पूरी टीम को। वी वर अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल। और उसके बाद फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस भी किया जब मैं टीचर पाकिस्तान का काम कर रहा था। फिर जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो लोग पूछते कि आप इस्लामियात पढ़ाते हैं और आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तब फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज भी कर लिया, तो वो 2019 में मेरा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो डबल मास्टर्स है। आप जो सिटी स्कूल गए थे 2015 के अंदर, तो वहां पर आपने इस्लामिक पढ़ाई की? I started out with mathematics and Islamiyat as a combination. But क्योंकि मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी तो they were not willing me to give Islamiyat. तो पहले मैंने मैथ्स पढ़ा के अपनी जगह बनाई, उनको प्रूफ किया, क्योंकि कह रहे थे कंप्यूटर साइंस में तो मैथ्स फिजिक्स और कंप्यूटर में से कुछ पढ़ाओ तो बेहतर है साइंस से रिलेटेड। तो एक साल अपनी जगह बनाई, फिर अगले साल उनको बोला इस्लामियत में। तो अब क्योंकि मैंने टीचिंग स्किल से और अपने कम्युनिकेशन से उनको कायल कर लिया था, तो they gave me इस्लामियत and then I transitioned myself. आपका वैसे पैशन इस्लामिक में था? बिल्कुल। आप गलत जगह पे बस लगे हुए थे। हाँ, मतलब मैथ्स मुझे पढ़ाने का शौक जरूर था, शौक है। लेकिन इस्लामियात पढ़ाने से मुझे इनर सेटिस्फैक्शन इसलिए मिलती है क्योंकि मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स एजुकेशन का ही प्रोडक्ट हूँ। तो मैं समझता हूँ बच्चा इस उम्र में किन टेम्पटेशंस, किन डाउट्स, किन डिजायर से गुजरना होता है। तो मेरे पास कोई ऐसा रिलीजियस टीचर नहीं था जिससे मैं अपनी कंसर्न्स को शेयर कर पाता व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप। मैंने सोचा अब मुझे ऐसा लगा कि आई कैन बी दैट मीडियम कि अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता है विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, तो वो आके किसी भी अपने रिलीजियस टीचर से बात कर सके रादर देन अपने टीनेज के दोस्तों से कुछ सीखने की कोशिश करेगा which may teach them the right thing or the wrong thing। तो इस वजह से उनके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो बगैर जजमेंटल होकर उनकी बात सुन सके। आप कौन से स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं? यार वैसे अब्बू ने मल्टीपल स्पोर्ट्स में डाला, तो 3 स्पोर्ट्स में अबूर हासिल किया था। स्विमिंग बेहतरीन लगती है बिकॉज दैट रिफ्रेशेस यू एक्सेट्रा। उसके बाद फिर टेबल टेनिस में मैं अपना स्कूल कैप्टन रहा था टीम का, तो टेबल टेनिस का मुझे बहुत शौक है। लेकिन अभी माशाल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि मैं 20 साल से 10 पिन बॉलिंग खेल रहा था माशाल्लाह। तो उसमें मैं हमेशा जो नेशनल चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में होती थी, तो मेरे पास 2 दफ़ा सेकंड पोजीशन, 1 दफ़ा थर्ड पोजीशन और 1 दफ़ा फोर्थ पोजीशन आई। मगर इस साल मार्च के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल दिया। नेशनल चैंपियन? तो जी थी, एज ऑफ मार्च 2023 आई बिकेम द। तो हम नेशनल चैंपियन का पॉडकास्ट कर रहे हैं सर। जबरदस्त सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला मुबारक करे आपको। सर ये जरा 10 पिन के बारे में बताएंगे जरा हमारे ऑडियंस को। 10 पिन अगर कोई खेलना चाहता है, मैं बिल्कुल बेसिक बात करूंगा, जैसे अगर मेरा कोई भांजा भतीजा खेलना चाहता है तो यहाँ पर तो है ही, मिल जाएगा वो। ये मैं वही सोचता हूँ कि इट इज़ अ वेरी इलीटिस्ट स्पोर्ट इन द सेंस कि बहुत महंगा स्पोर्ट है। और फिर जब मैं एक दफ़ा मुझे मौका मिला था जब मैं सेकंड आया था नेशनल चैम्पियनशिप में, तो 2014 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। 6 मेंबर हमारी बॉडी थी, 2 कराची से, 2 इस्लामाबाद से, 2 दुबई बेस्ड पाकिस्तानी। हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गए थे, तो वहाँ 49 कंट्रीज़ के लोग थे। तो 272 पार्टिसिपेंट्स और 49 कंट्रीज़ में हमने खेला था। तो उन 6 लोगों में मैंने सबसे बेहतर स्कोर किया था, लेकिन मैं 127th पोजीशन पे आया था। तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि यहाँ पर लेन्स और इक्विपमेंट और बॉल्स और यूट्यूब पे सारी ट्रेनिंग्स वगैरह मौजूद है, मगर लॉजिस्टिकली वो इन्वायरमेंट होना। और फिर मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया, मलेशियन जो वहाँ के नंबर 1 और नंबर 3 टीम्स थी, उनसे रब्ता किया और बात की। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 9 to 5 A कॉन्ट्रैक्ट्स, B कॉन्ट्रैक्ट्स और C कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कि प्लेयर्स 24 घंटा इंडक्टेड होते हैं एंड दे आर सपोर्टेड बाय, तो वहां पर बॉलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम्स ऐसा ही करती हैं। अब जब तक हमारे पास इतने फंड्स ना हो और हम लग के 24 घंटा उसके ऊपर काम ना करें, तो एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। स्किल्स मौजूद है क्योंकि इस गेम के अंदर आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। 1 डायमेंशनल गेम है, एक होता है 2 डायमेंशनल गेम के फुटबॉल के अंदर आपको देखना होता है कि सामने वाला आपको कैसा टैकल करता है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट गेम्स होते हैं, फुटबॉल, टेबल टेनिस। मगर बॉलिंग इज अ 1 डायमेंशनल गेम कि आपके पास लेन है और आपने बॉल को अपनी स्पीड से और लाइन से मारना है। कोई ओपोनेंट आके आपकी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करवा सकता। तो उस लिहाज से ये अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा गेम है। मगर द पॉइंट इज के प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और हम लोग, क्योंकि मैं जब फारिग होता हूँ कामों से और कभी जाके 2 घंटे खेल लिया, जब तक मैं इसको 9 to 5 की तरह परस्यू नहीं करूंगा, तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू ग्रो इनटू इट। सर क्या एक्चुअल में इट इज अ बॉलिंग
जी 10 पिन बॉलिंग 10 पिन बॉलिंग। अच्छा, तो अलग अलग भी होती है? क्योंकि जैसे मैं नॉर्मल बॉलिंग बोलता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिकेट की बॉलिंग से, तो दैट इज व्हाई यू हैव टू से इट 10 पिन बॉलिंग, तो ताकि उनको पता चले कि भाई 10 पिन है, उनको गिराने वाले स्पोर्ट को बॉलिंग का नाम दिया जाए। तो फाजिल भाई, क्या ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में एक नया बच्चा है जो ओवर यूज कर रहा है, वो अपने मम्मा पापा को बोलेगा या अपने पेरेंट्स को कहता है कि 10 पिन बॉलिंग करनी है, तो कराची के अंदर कितनी फैसिलिटी, मतलब वो कहाँ जाएगा, जरा गाइड करें ना। कोई बच्चा अगर आपसे कह रहा है कराची के सेंटर के अंदर, जैसे हम लोग कराची के जो बॉलर्स हैं 20 25 50 की हमारी कम्युनिटी है, तो ये लोग वेडनेसडेज और सैटरडेज को खेलते हैं। तो एक दिन हम लोग खेलते हैं अरीना के अंदर जो सेंटर ऑफ द सिटी है, और एक दिन हम खेलते हैं रॉयल होटल के अंदर जो सीवीयू के पास है। इसके अलावा 2-3 और कमर्शियल सेंटर्स हैं, मिलेनियम मॉल में एक सेटअप था, एरिया 51 एक सेटअप था, वो क्लोज हो गया। अब एक सीवीयू के ऊपर आई थिंक जो हमारा डॉल्फिन सिटी मॉल है वहाँ पर भी खुला हुआ है, लेकिन वहाँ 500 600 700 की एक गेम है, और हम जब जाते हैं तो हमें कम से कम 6-7 गेमें खेलनी होती हैं अपनी लीग्स और स्कोर्स को मेंटेन करने के लिए। और फिर आप जाएंगे तो थोड़ा खाना पीना भी खाएंगे, फिर बॉल का इक्विपमेंट अपनी जगह है, 50,000 से लेके लाख रुपए तक की बॉल्स आती है, शूज आते हैं, हर चीज़ की अपनी एक इक्विपमेंट। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ग्रो करना चाह रहा है तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम समबडी हु इज़ वेल्दी इनफ टू प्ले दिस स्पोर्ट। एक दफ़ा उसके ऊपर किसी कॉर्पोरेशन की नज़र पड़ जाए और उसके पास स्पॉन्सरशिप्स आना शुरू हो जाएं कि भाई आपको यूनिलीवर के किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर कर लिया या किसी इस्लामिक बैंक ने आपको अपने साथ, तो अब जब वो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे तो फिर आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से परस्यू कर सकेंगे, और फिर गवर्नमेंट की सरपरस्ती होगी तो फिर आप जाए, वरना फाइनेंशियली आप समझ लें। देखिए क्रिकेट के अंदर हमारे पास टैलेंट क्यों निकल के आता है, क्योंकि स्ट्रीट पे इट्स वेरी एक्सेसिबल, यू नीड टू हैव अ बैट, यू नीड टू हैव अ बॉल, फिर आप उसके अंदर लवाजमात स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस स्पोर्ट के अंदर एंट्री इतनी आसान इसलिए नहीं है बिकॉज द कॉस्ट टू एंटर इनटू दिस स्पोर्ट इज एक्सट्रीमली हाई। ये गरीबों का स्पोर्ट्स नहीं कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली कह सकते नहीं है ना हमारा, बस यही। अगर कोई बच्चा बिल्कुल मतलब कि वेल्दी इनफ नहीं है तो वो मुश्किल है उसके लिए ना, तो वो अपनी स्किल्स को किसी और स्पोर्ट में टेस्ट करे या किसी की तवज्जो उसकी तरफ आएगी तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है। अभी के लिए एज ऑफ नाउ अगर सर फाजिल टीचर नहीं होते तो क्या होता? मैंने एक जुमला पढ़ा था कि वो नेल्सन मंडेला साहब बोलते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मुझे लगता है मीडिया हैज सरपास्ड द रोल ऑफ एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। सो इफ इट वाज नॉट टीचिंग इट वुड हैव बीन समथिंग इन द मीडिया, कंस्ट्रक्टिव मीडिया, पॉजिटिव मीडिया। आजकल तो हर तरह का कंटेंट हमारे सामने आ रहा है ना, क्योंकि अब वो वाला जमाना चला गया कि आप बोलो कि टीवी हमने अपने घर से बाहर निकला और फितना जो है आपने बाहर रख दिया। अब स्मार्टफोन का सबका एक्सेस है, कोविड के बाद गूगल क्लासरूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्मार्टफोन बच्चे को देना है और देने के बाद उसने कंटेंट को कंज्यूम करना है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने वो डोमेन कन्वेंशनल लोगों के लिए छोड़ना है कि वो उसको जिस तरह से करप्ट करना चाहें उसके माइंड को करप्ट कर दें, या फिर आप उसको पॉजिटिव मीडिया भी जनरेट करके दें ताकि उसके दिमाग में सिर्फ गार्बेज इन गार्बेज आउट ना हो। सर एज अ स्टूडेंट जब आप थे उस वक्त के इस्लामियत के कंटेंट में अब के इस्लामियत के कंटेंट में क्या चेंजेस हैं? थोड़ा सा क्वेश्चनिंग पैटर्न चेंज हो गया। देखिए इस्लामिक कंटेंट में इतना खास चेंज इसलिए नहीं आ सका क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में द सीरत ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेंस द सेम, द पिलर्स ऑफ इस्लाम रिमेंस द सेम, नमाज पढ़ने का तरीका रिमेंस द सेम, तो मोस्ट ऑफ द इश्यूज रिमेन द सेम। मगर मैंने क्योंकि एडल एक्सेल की ट्रेनिंग ली थी उसमें मुझे एक चीज़ यूनिक लगी थी क्योंकि हमारा इस्लामियत का सिलेबस जो है और क्वेश्चनिंग पैटर्न 2009 से सेम है, तो इट्स बीन 15 इयर्स एंड वी स्टिल वेटिंग कि वो अपने क्वेश्चनिंग पैटर्न को या किस तरह से रिवाइज करेंगे। एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपडेट विद रिगार्ड्स टू कि वेदर दे वांट टू चेंज द सिलेबस और नॉट। जैसे आई थिंक इंग्लिश का अगले साल चेंज हो रहा है, अलग अलग जैसे सीएस का चेंज हुआ है, फिजिक्स का चेंज हुआ है, इस्लामिक के क्वेश्चन पैटर्न चेंज नहीं होता। क्वेश्चनिंग पैटर्न जो है वो 2009 से सेम है। 2009 से पहले अलग था, मैंने 2005 में पेपर दिया था तो तब 40 और 60 मार्क्स का पेपर 1 पेपर 2 होता था और उसकी स्ट्रक्चरिंग अलग थी क्वेश्चनिंग की। अब 2009 से 50-50 मार्क्स का जो पेपर चल रहा है वही चल रहा है टिल 2023। The question का content may change but the structure of the paper has remained the same. That has become very predictive and very बहरहाल तो एडएक्सेल में ये लोग कर ये रहे थे कि ये लोग एक केस स्टडी देते थे बिजनेस स्टडीज की तरह और उसके बाद फिर बोलते थे जो आपने अपने सिलेबस में कुरानिक आयत और हदीस पढ़ी है तो उनकी रोशनी में बताएं कि आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो दैट वाज मोर एप्लीकेटिव एडएक्सेल के अंदर। तो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। 2019 या 20 में मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी, मगर आई येट हैव टू सी कि आईजीसीएसई या जीसी इस तरह की कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करा इस्लामियत के कोर्स में। सर 3 हमारे पास सेंटर है ना, एक कैम्ब्रिज है, सीआई, दूसरा हमारा एडएक्सेल है, तीसरा एक आईबी करके होता है। जी। सर तीनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? यार इंटरनेशनल बैक्यूलरेट जो है ना वो आईबी जो है वो
साल के आखिर के अंदर सिर्फ समेटिव असेसमेंट नहीं लेता, बल्कि थ्रू आउट द ईयर, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है ना कि 30% क्लास वो प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स, तो वो थ्रू आउट द ईयर पोर्टल के जरिए उनका कुछ सिस्टम है वो ले रहे होते हैं। CAIE ऑन दी अदर हैंड जो है वो आपको 2 पेपर्स में साल में एक दफा टेस्ट कर रहा है या 2 दफा टेस्ट, साल में एक दफा साल के टेस्ट लास्ट में बस वो एक टेस्ट है। तो CAIE का ऐसा है और एडेक्सेल भी मेरे ख्याल से सिमिलर ही है। तो ज्यादा बेस्ट, ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? डिमांडिंग नहीं, देखिए डिमांडिंग तो CIE है। हाँ, डिमांडिंग का मतलब जिसमें मेरे हिसाब से कंसेप्चुअल लर्निंग ज्यादा IB में होती है। IB में होती है और IB इज डिफिकल्ट, और IB मेरे ख्याल से ज्यादा सही भी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ज्यादा सही इस वजह से क्योंकि वो पूरे साल के बच्चे के प्रोग्रेस फिर आपको यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहा होता है, आपने 2000 वर्ड की थीसिस लिखनी होती है, मतलब आपको एक्चुअली यूनिवर्सिटी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो आई थिंक IB इज मोर कंसेप्चुअल एंड इट एनहांसेस द क्रिटिकल स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट मोर। मगर ये भी हमें देखना है कि IB पढ़ाने वाले जो हैं इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स कलेक्टिवली, और अगर कलेक्टिवली हैं भी तो उनमें से कितने स्किल्ड हैं, मतलब मैं कोई फतवा नहीं कह रहा, बट येट उस बच्चे से वो एफर्ट को बाहर निकलवाना भी टास्क है। इन दिस डे एंड एज जब हम 1 घंटे का आधे घंटे के बयान से 1.5 मिनट की रील पे आ गए हैं या 90 सेकंड्स की रील पे आ गए तो बच्चे को इतना हाई इन्वॉल्वमेंट तरीके से इन्वॉल्व करना कि तुम इस असाइनमेंट या क्योंकि उसने शॉर्टकट्स की तरफ जाने की पूरी कोशिश करनी है आफ्टर कोविड ना, तो अब उसको ये इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करना कि अगर तुम कंसेप्चुअली इस पे ध्यान दोगे और वो तुम्हारे फ्यूचर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए बेहतर है, ये भी एक चैलेंज। सर फाजिल मानिया को आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करते हैं? यार ये सवाल तो आई थिंक अगर मैंने इसमें वो नार्सिसिस्ट अप्रोच ना आ जाए, इसलिए दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स और द सबको पता है आप हम्बल हैं, सबको पता है आप every day is a learning opportunity, but I would not like to quantify myself. तो आप रेट नहीं करेंगे कुछ भी? 10, 9, 7, maybe 8. maybe 8. गुलशन स्टूडेंट्स और डिफेंस स्टूडेंट्स दोनों की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस बताएं। गुलशन वाले हार्ड वर्किंग है और डिफेंस वाले स्मार्ट वर्कर्स हैं, यानी दे नो कि किस तरह से लेस एफर्ट के अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस जनरेट कैसे करना है, मगर क्योंकि उन डिफेंस वाले लेस हार्ड वर्किंग एज कंपेयर टू गुलशन स्टूडेंट्स। और वीकनेस तो ये लेस हार्ड वर्क होना डिफेंस वालों के लिए बाद में प्रॉब्लम भी बन सकता है एट सम केसेस, और गुलशन वालों का हार्ड वर्क होना जो है वो उनको आगे ले जा सकता है, मगर ग्रूमिंग आहिस्ता आहिस्ता आती है, यानी ग्रूमिंग के अंदर दे रिक्वायर, उनको टाइम लगता है ग्रूम होने में। सही है। क्या फ्यूचर में सर फाजिल इंस्टीट्यूट या सर फाजिल सॉल्यूशन सॉल्यूशन का दौर है ना सर, आपको तो पता है, या सर फाजिल मानिया एकेडमी या सर फाजिल मानिया स्कूल, ऐसा कुछ फ्यूचर देखना चाहते हैं? जो भी ऐसा कोई डिसीजन होगा तो वो क्वांटिफाइबल बेसिस पे होगा। पहले मैं अपना को क्वांटिफाई करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इज इट 200, 500, 700, 1000, 1500? मेरी आइडियल फिलॉसफी ये है कि आई लाइक टू वर्क विद करंट टीम्स, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी सलाहियत ये होती है कि जब वो किसी भी बंदे के अंदर, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है तो मेरे साथ भी रिपीट होगा, तो अगर वो देख रहा हो कि पर्टिकुलर बंदा सर्टेन थ्रेशोल्ड से हर साल ग्रो कर रहा है, सो व्हेन इज द राइट टाइम टू इंडक्ट हिम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील। मुझे वो नार्सिसिस्ट मेरे नाम पे सेंटर होना जरूरी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग टीम का होना जरूरी है। सही। मगर अब ये मसला ये कि जब हम एक क्या कहना चाहिए कि ये जो रिस्पेक्ट हो ना, जब इदारा भी ग्रो कर रहा है, टीचर भी ग्रो कर रहा है, तो ये द रिस्पेक्ट हैज टू कम फ्रॉम टू वेज। When it comes from two ways, when it is a win-win situation for both the teachers, the parents, the students and the इदारा जिसमें आप काम कर रहे हो, तो फिर उस रिलेशनशिप को लेके पता चलता है फिर क्या मसला है। सही, यानी कि अगर इंस्टीट्यूट ओपन भी हुआ तो उसका नाम सर फाजिल मानिया नहीं है, नॉर्मल होगा, ये बात तो क्लियर होगी। सर वो कौन से टीचर है जिनसे आप बहुत इंस्पायर? मुझे ऐसा लगता है मेरी टीचिंग लाइफ के अंदर जिसकी वॉइस क्वालिटी और जो क्लास प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो थे इमरान मर्चेंट साहब, was my chemistry teacher, और नौशाद साहब he used to teach physics, maths, add maths at that time। तो ये दो टीचर्स ऐसे हैं। फिर अहमद साया साहब हैं जिन्होंने माशाल्लाह मतलब बाकी हर कोई अपने इदारे वगैरह बिल्ड कर रहा था, लेकिन उनका मैं ब्रिज स्कूल देखता हूँ कि उन्होंने एक टाइम निकाला सोशल सर्विस के लिए भी, द टाइम through which he could have opened 10 branches under his name etc, but he chose to work for the underprivileged in his spare time etc। फिर अभी माशाल्लाह रिसेंटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि मोस्ट डेडिकेटेड टीचर के अलावा एक उन्होंने मैथ्स की बुक में उनका एज एन ऑथर और एज ए को ऑथर वो शामिल है।
तो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट मतलब फैसिनेट भी करती हैं, हो सकता है इस्लामियत के अंदर आई वुड वांट टू ट्राई इट एट सम पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। सर ये आपने सर अहमद साया का बड़ा अच्छा बताया। मैं आपको बताया सर, अहमद साया अभी भी, मुझे किसी ने बताया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो अभी भी जो है ना, माशाल्लाह से उनको जरूरत नहीं है, बट वो अभी भी सीबीएम से सुना है पीएचडी कर रहे हैं अभी भी। मतलब हम टीचर्स जो थोड़े से उनके पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम अपनी एजुकेशन को बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, या ज़रूरत है अभी तो मतलब टाइम नहीं मिल रहा होता, हम एक्सक्यूजेस कर रहे होते हैं। और जो कैम्ब्रिज के टीचर की उनको वो मिला अवार्ड, उसके बाद भी मुझे किसी ने बताया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ना वो अभी भी पीएचडी कर रहे हैं। सैटरडे संडे वो जाते हैं और वो वहाँ से पीएचडी की उनकी मतलब सारी जो है एजुकेशन हो रही है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत मतलब मुझे बात पता लगी, मैं तो और ज़्यादा इंस्पायर हो गया। मैंने कहा मतलब आप और मैं अगर हूँ, आप करें फर्दर स्टडीज? नहीं, मैंने भी बिल्कुल छोड़ दी कि मतलब अब करेंगे, एक्सक्यूजेस देते हैं। और वो जिनको माशाल्लाह से कोई सच कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो वाकई में हमारी कंट्री के लिए प्राउड है। ऐसे ही सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको सबसे ज्यादा ट्रबलिंग चीज जो टीनेजर्स के अंदर लगती हो, जो स्टूडेंट्स के अंदर लगती हो, और उसको आप चेंज भी करना चाहते हो? मेरे ख्याल से मैंने 3 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना के रखी थी, जिसको सबकॉन्शियसली मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई सीन पीपल एंड स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। तो एक ज़माने में वो था ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप्स, फिर उससे ज़्यादा ट्रबलसम मुझे दिखाई देने लगा डोपिंग इश्यूज, जो अलग अलग किस्म के ड्रग्स के अंदर बच्चा इन्वॉल्व होता है और पीछे उसके सैडनेस, डिप्रेशन या फेलियर चल रहा होता है, या पीयर प्रेशर के तहत वो ट्राई कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस साल आइडेंटिफाई हो रही है, जिसका मैं भी विक्टिम हूँ, मगर, और वो है स्मार्टफोन का यूजेज। किस तरह से डोपामिन आपका रिलीज हो रहा है और हमारा पूरा दिन कैसे निकल रहा है बच्चे के अंदर, क्योंकि उसको इतना हाई इन्वॉल्वमेंट, इतना लो इन्वॉल्वमेंट मीडियम मिल गया है कलरफुल इमेजेस के। अगर वो कोई बैड कंटेंट नहीं भी देख रहा तो भी वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो एल्गोरिथम ऐसा ट्रेन हुआ है कि वो आपको आपकी पसंद की ही वीडियोस दिखाता रहेगा, आपका पूरा दिन गुजर जाएगा और उसके अंदर और कुछ करने की सलाहियत बाकी नहीं रहेगी। तो अगर उसका पूरा टाइम ड्रेन हो जाएगा तो वो काबिल इंसान कैसे बनेगा? और जब टेम्पल रन के अंदर फॉरेन कॉइन्स हासिल करने के नतीजे में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट रिवॉर्ड उसको मिल रहा है, तो उसको स्ट्रगल करने की आदत और फेलियर को बर्दाश्त करने की आदत कम होती जा रही है। तो किसी तरह से उसको समझाया जाए कि स्मार्टफोन इज अ किलर, इट इज नॉट you are not utilizing it, but it is utilizing you and consuming your positive energy। तो मुझे ऐसा लगता है स्मार्टफोन का यूजेज अगर उसने, क्योंकि स्मार्टफोन ही आपको अलग अलग बुराइयों तक लेके जा रहा है, अलग अलग चीज़ों तक लेके जा रहा है, अगर इसका डिसिप्लिन यूजेज उसने नहीं सीखा तो उसकी जिंदगी की बात है। दैट ट्रबल्स मी अ लॉट। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे एक बच्चा कोई एज अ पेरेंट या किसी बच्चे की अगर स्क्रीन टाइम कम कराए, मतलब किसी कोई बच्चे का मोबाइल फोन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको कैसे कम करवाएं? मुझे ऐसा लगता है कि उसको अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स उसको खुद मतलब उसको खुद ये महसूस कराना है कि क्या तुम्हारे अंदर रैश बिहेवियर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बदतमीजी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इम्पल्स बिहेवियर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो और रिसर्चेस के जरिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा और लोग दुनिया के अंदर इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज हम तो कोलोनाइज नेशंस में से आते हैं कि हम अडॉप्ट करते हैं व्हाट द वाइट पीपल डू, वी अडॉप्टेड आफ्टर 10 years 15 years, फिर वो हमारे अंदर ट्रिकल डाउन होता है, तो वो इसके नेगेटिव इफेक्ट से ऑलरेडी इफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो वो रिसर्चेस भी करते हैं कि व्हाट इज टेकिंग देम टू डिस्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो वो क्वांटिफाइबल रिसर्चेस अगर स्टूडेंट से ओपन माहौल के अंदर उनको पेश की जाएं फैक्चुअल तरीके से, और फिर द पीपल लाइक द वंस हु हैव सर्टेन नेम या इन्फ्लुएंसर्स कह लें, या जिस डोमेन में भी वो कामयाब हैं, वो आके डिस्कस कर सके कि भाई अगर ये जो फेसबुक के सीईओ कौन है हमारे, मार्क जुकरबर्ग, वो कितना टाइम लगाते होंगे स्मार्टफोन पे, या अपने स्टीव जॉब्स साहब थे वो कितना टाइम लगाते होंगे अपने एप्पल के प्रोडक्ट के अंदर। जब और ये तो अगर इससे उनको अंदाजा होना शुरू हो जाए कि अगर आपको मटेरियलिस्टिक तौर पे भी ग्रो करना है, विच शुड नॉट बी द ओनली एम इन लाइफ, मगर अगर आपको तब भी ग्रो करना है, आपकी ग्रोथ की निशानी ये भी है बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, तो वो भी मेहनत के बगैर नहीं आता, और उस मेहनत करने के लिए स्मार्टफोन को साइड में रखना लाजमी है। तो आप उसको साइंटिफिक रिसर्च के जरिए, क्वांटिफाइबल एनालिसिस के जरिए उसके सामने ये बातें रखो। सर, एक यंग इस्लामिक टीचर है जो यूनिवर्सिटी पास आउट है, वो इस्लामिक पढ़ाना चाहता है, सही, वो आपसे इंस्पायर है, इस्लामिक के अदर टीचर से इंस्पायर है, उसको क्या आप सजेशन देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से कि हम्बल होने में और अपने सीनियर से सीखने में कोई मसला नहीं है।
तो पहले तो वो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स ले लिया, हमारे यहाँ 2 इस्लामियत की प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है एंडोर्स्ड बाय CEI। नो बुक इज परफेक्ट, तो वो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के तौर पे डॉक्टर साकिब साहब की किताब है और एक हमाद इब्न निशात साहब की किताब है, दोनों एंडोर्स्ड बाय CEI है, वो लेके पढ़ना शुरू करें। साथ ही साथ ए टीचर, बी टीचर, सी टीचर्स के नोट्स हासिल करें सेकंड हैंड एक्सेट्रा, स्टूडेंट्स के जरिए एक्सेट्रा, और उनको पढ़ना शुरू करें उन्होंने अपना। तीसरा, वो पास पेपर्स के ऊपर अपनी ग्रिप डालिए, CEI की वेबसाइट पे जाए, वहाँ से पास पेपर्स डाउनलोड करें, मार्किंग स्कीम्स डाउनलोड करें। देयर इज नो रॉकेट साइंस फॉर टीचिंग एनी सब्जेक्ट आई से, मगर the more time you spend with the content, with the marking schemes, the more time you spend with the content, जितना रिस्पेक्ट आप कंटेंट को दोगे उतनी रिस्पेक्ट कंटेंट आपको देगा। तो आप और द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स ऑन अ सिंगल स्टेप। तो ये मत देखे कि मुझे एक फला ब्रांडेड टीचर तक पहुंचना है, यू हैव टू टेक अ स्टार्ट। अगर आप बोलोगे पहले दिन ही मेरे नोट्स परफेक्ट हो जाएं, तो वो नहीं होंगे। पहले आप बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, उस बुलेट पॉइंट्स को फिर पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करोगे, फिर देखोगे यार मैंने इसमें ये वाला पैराग्राफ बहुत मुश्किल इंग्लिश में लिखा था, मुझे सो क्लास 5 वाली इंग्लिश में लिखना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये आइटरेटिव प्रोसेस है जो हम आइटरेशंस करते हैं ना। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे आप कंटीन्यूअसली इंप्रूव करोगे तो इंशाल्लाह फिर उसको मिल जाएगा मामला। सर, अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप कैसे देखते हैं आप? अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हलाल तरीका रखा है कि अगर एक मर्द और एक खातून एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दे हैव अ चैनलाइज्ड वे ऑफ फुलफिलिंग इट डिजायर्स, एंड दैट इज थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये समझाता हूँ कि इस्लाम डज नॉट डिसमिस डिजायर्स, इट डिसिप्लिन्स देम। और फिर एक जुमला ये भी कहता हूँ कि अगर आपने वो ज़िंदगी जो 25 से 35 में गुजारनी है, वो अगर आपने 15 से 25 में गुजार ली, तो आपकी 25 से 35 वाली ज़िंदगी क्या बन जाएगी? बहुत स्ट्रेसफुल बन जाएगी, बिकॉज यू विल हैव नथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। तो मेरा तो इस पर ये कहना है कि फैमिली लाइफ बेहतर बनाने के लिए एक हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई ना होती हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, तो अलग अलग लोग ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं इनको ये बताता हूँ कि 15 से 25 के अंदर आप मेरे पास कोई पास नहीं था रिफ्लेक्ट करने को इन टर्म्स ऑफ हराम रिलेशनशिप विच माइट लीड मी टू हेल एज वेल। तो इस वजह से मेरी जब भी उनसे लड़ाई होती या उनकी मुझसे लड़ाई होती तो 2 दिन बाद हमने आपस में रुजू करना होता और अपने मामला सॉर्ट आउट करना होते, बिकॉज देयर इज नॉट अ हराम ऑल्टरनेटिव टू फुलफिल माई डिजायर्स। तो हमारा झगड़ा 1 महीने के लिए कन्वर्ट नहीं होता और हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हमारा बच्चा परवान नहीं चढ़ रहा होता। तो इफ़ यू वांट योर फैमिली लाइफ टू बी स्टेबल, इफ़ यू वांट योर दीन टू बी स्टेबल, इफ़ यू वांट योर सेल्फ टू बी स्टेबल, you will get your life partner at the right time, at the right place. Just focus on your career, the rest of the things will fall into place. और अगर 15 से 25 में इन सारी चीज़ों में लग गए तो बाकी की ज़िंदगी फिर आपकी बहुत जीवन हो जाएगी। सर, इतने स्टूडेंट्स होंगे आपके और एज ए इस्लामिक टीचर बहुत सारे अपोजिट जेंडर के मसले मसाइल आपके पास या प्रॉब्लम डिस्कस करने बच्चे आते होंगे और उनके सीक्रेट भी होते होंगे। तो किसी भी बच्चे का नाम मत लीजिएगा, बट उसके कभी ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे या कोई भी एक बच्चा आपके पास आके अपनी कोई प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? मल्टीपल केसेस आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको जितना काउंसलर गाइड कर सके करें। फिर एट बच्चे के ऊपर होता है कि वो इसको कितना फॉलो करें। तो एक ग्रेड 10 का बच्चा आया, वो आया तो आफ्टर स्कूल ही स्टेट बैक एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि भाई रो भी रहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने इसको फुल तो उसने बोला भाई मैं 3 इयर्स से एक इंटेंस रिलेशनशिप के अंदर था एंड आई डेफिनेटली वांट टू परस्यू दिस फर्दर एंड मेक इट हलाल एंड गेट मैरिड एक्सेट्रा। मगर मसला ये कि सर उनका रिश्ता आ गया पहला घर में उनके रिश्ता है, तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला तुम अपने आपको रियलिटी चेक दो। अभी तुम्हारी उम्र 15 साल है, अगर तुम या तो तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो कि तुम उसको परस्यू कर सकते हो, 2 साल काम करोगे, 18-20 साल में शादी कर लोगे, अगर कर सकते हो तो अलग बात है, मगर मेजॉरिटी लोग की रियलिटी नहीं होती। तो अब तुम 3 साल तक उससे झूठ बुलवाओगे, बोलोगे अभी मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, उसके मल्टीपल रिश्ते आते रहेंगे। अगर तुम कन्फ्रंट करके जाके अपने पेरेंट्स को लेके जाते हो वहाँ पर बात करते हैं, तो कोई भी लड़की का बाप जो है वो इस बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि आप आज से 5 या 6 साल बाद, जब 18 की उम्र में A-levels हो जाएगा, 4 साल की उम्र में बैचलर्स हो जाएगा, 1-1.5 साल जॉब करूंगा, मास्टर्स पकड़ूंगा, 25 में शादी करूंगा। और ये बात आप तब कर रहे हैं जब आपकी उम्र 15 साल है। तो अब आप 15 साल के हैं और आप 25 में शादी करना चाह रहे हैं, तो वो बंदा आपका वर्ड ले, लड़की का बाप आपका वर्ड ले कि भाई वो लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर बैचलर्स मास्टर्स करने चले गए और आपको कोई और पसंद आ गया, तो व्हाट इज द गारंटी दैट दिस निकाह विल स्टे और दिस मंगनी विल स्टे? पर मंगनी तो हलाल वो नहीं है, शरीयती तौर पर अगर से निकाह भी कर लिया। तो इस वजह से अपने आप को रियलिटी चेक दो
और उसके बाद अभी इस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर जाओ, जब करियर ग्रो कर जाएगा और करियर ग्रो करने के बाद तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस. तो you made a wrong choice, but you learn from that choice, and it's better to learn from it now rather than कि तुम उसको 5 साल तक ड्रैग करो. तुम भी 20 साल के हो, वो भी 20 साल के हो. Girls usually get married 4-5 years earlier than the boys. मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, आउटलायर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. तो फिर तुम कब तक उसको ड्रैग करोगे, कब तक उसे झूठ बुलवाओगे, तब तक लड़ोगे, कब तक फोन करोगे, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. तो ऐसे आप उसको रियलिटी चेक देके समझाने की जरूर कोशिश करते हैं. फिर वो बच्चा मान गया. बस उसने मुझसे सुन लिया, तो मैंने से फीडबैक इसलिए लिया क्योंकि मैं थोड़ा पैसिव सेंस के अंदर हूँ कि मैं किसी की लाइफ में तब तक इंटरफेयर करता हूँ जब तक वो एडवाइस को वेलकम कर रहा है. फिर उसकी गली नहीं पड़ सकते हैं, तो बस मैंने उसको एडवाइस दी थी. सर LGBTQ इस इशू को कैसे आप एड्रेस करेंगे? यार मुझे लगता है वी आर द लास्ट जनरेशन जो इसको इतना ज़्यादा मायूब समझती है. मतलब हमारा दिल खून खोलता है इसके हवाले से. मगर जिस तरह से सारे फैक्टर्स, मीडिया का फैक्टर, ये वो पता नहीं अचानक से ऐसी क्या फंडिंग आना शुरू हुई है कि हर कंटेंट के अंदर इसको बच्चों को इससे डिसेंसिटाइज करने की कोशिश की गई है. तो मैं तो अपने बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि अल्लाह ताला ने एडम एंड ईव को पैदा किया था, एडम एंड स्टीव को पैदा नहीं किया. तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या फैमिली लेवल पे देखता हूँ कि खुदा ना खास्ता आप नेचर के खिलाफ जाके कोई इकदाम ना उठाएं. क्योंकि अगर 2 वालिद साथ में जो एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेचर तो इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि इनकी पॉपुलेशन ग्रो करे, तो वो 2 वालिद उनको पाल रहे हैं, तो माँ की कमी तो उसको महसूस होगी ना. हमारे पास माँ और वालिद के एक प्रॉपर अलग अलग रोल्स मौजूद हैं. तो इस वजह से आई थिंक इसके ऊपर 2 चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. शऊर एक चैनल है जिसने इसको बहुत उजागर किया है. यूथ क्लब वाले इन इश्यूज को प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं अपने रिसर्च के बेसिस पे. और फिर सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जिन्होंने फेडरल शरिया कोर्ट में इस हवाले से केस लड़ा था एंड ऑल दैट, एंड ही वाज एबल टू विन दैट केस एज वेल. सो देयर इज अ कंसर्टेड एफर्ट दैट इज गोइंग ऑन. मगर इसको हमें पूरे इस्लामिक टीचर्स को रिस्पॉन्सिबली एज अ टीम मिलके बहुत ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है. मैं इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ये हमारी जनरेशन को खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा अटैक आ गया सामने. So that's all. Thank you so much सर फाजिल, आपने बहुत टाइम दिया हमें और विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर. इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते रहें, इसी तरीके से बच्चों को एनकरेज करते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, ताकि मैं अपना हार्ट स्पीक आउट कर सकूं. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड. जज़ाकल्लाह खैर.